हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका सारथी एआई चैनल। यहाँ पर करते हैं हम जीके के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर। हम कर रहे हैं अभी रेलवे पीवाईक्यू सीरीज। रेलवे के 2024 के अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके सामने। ये सारे क्वेश्चंस आगामी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। अगर आपका 2025 में कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि रेलवे आरपीएफ एनटीपीसी ग्रुप डी या एसएससी का कोई एग्ज़ाम्स हो, उन सभी की दृष्टि से ये काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। इससे आपको जीके के ट्रेंड्स का अंदाज़ा होगा और आपको अपनी प्रिपरेशन में इससे एक बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस को हम डिटेल में इनके फैक्ट्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको रेलवे के में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसका एक बेटर आइडिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश नौसेना ने रंगून को कब अपने अधिकार में ले लिया था? तो देखिए, रंगून को इन्होंने मई 1824 में एक्वायर कर लिया था। ठीक है, क्या हुआ था 1824 में पहला एंग्लो बर्मन्स युद्ध हुआ था। मतलब अंग्रेजों का पहली बार बर्मा से युद्ध 1824 में हुआ था। 1823 में एक्चुअली बर्मा के साइड से मद्रास के किनारे कुछ थोड़ी सी उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। तो इसके जवाब में ब्रिटिश भारत, जो उस समय मद्रास नौसेना हुआ करती थी, उन्होंने वर्मा के साथ युद्ध लड़ा था 1824 में पहली बार, और इसमें वर्मा को अच्छा खासा नुकसान भी हुआ था। और तो याद रखिएगा ये 1824 में हुआ था। और एक चीज़ और याद रखिएगा जो अक्सर पूछी जाती है, वो है यांडबू की संधि, जो कि 1826 में हुई थी और जिससे ये जो पहला एंग्लो बर्मीज युद्ध था उसका समाप्त हुआ था। ठीक है, ये एक शांति समझौता था वर्मा और ब्रिटिश लोगों के बीच में, जिसके तहत ब्रिटिश ने के अपने कुछ अधिकारियों को वर्मा की सीमा पे रहने के लिए उन्होंने ये शांति समझौता किया था। ठीक है, और वो वहाँ से ट्रेड वगैरह करते थे फिर। ठीक है, तो ये 1824 की यांडबू का की संधि भी आपको याद रखना है, और 1824 में पहला एंग्लो बर्मीज युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और जो रंगून को अपने अधिकार में इन्होंने 1824 में मिला लिया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश सेना और वर्मा के बीच द्वितीय युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, अभी अपन ने देखा 1824 में पहला युद्ध हुआ था और दूसरा युद्ध हुआ था 1852 में। ठीक है, जो सेकंड एंग्लो बर्मीज युद्ध था ये हुआ था 1852 में, जब लॉर्ड डलहौजी भारत में थे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, आपको याद रखना है। क्या हुआ था कि जो पहली युद्ध से जो कुछ लोग ब्रिटिश कॉलोनीज वहाँ पर थी उनमें, और जो वर्मा के शासक थे उनके बीच में युद्ध हुआ था। तो वहाँ के ब्रिटिश लोगों ने भारत के जो लॉर्ड डलहौजी है इनसे सहायता मांगी, तो इन्होंने अपनी सेना के साथ वर्मा के साथ युद्ध प्रोग्रेस किया और फिर इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जीत लिया। इसके तहत पूरे बर्मा पे अधिकार हो गया था ब्रिटिश सेना का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये 1852 में हुआ था। उस समय लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे भारत में वायसराय। ठीक है, नेक्स्ट है, आईओए द्वारा 2008 में इंडियन हॉकी फेडरेशन को समाप्त करने के बाद किसका गठन किया गया था? नेशनल हॉकी फेडरेशन, हॉकी इंडिया, हॉकी एसोसिएशन या इंडियन हॉकी? तो देखिए, हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 2009 में। ठीक है, 2008 में क्या हुआ था कि बहुत सारे करप्शन चार्जेस की वजह से भारतीय ओलंपिक संघ ने इसको हटा करके एक नई इकाई हॉकी इंडिया 20 मई 2009 को स्थापित की थी। ठीक है,
तो ये डेट भी याद रखना है आपको, 2009 में हुई थी ये, 20 मई 2009 को हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है, जो कि भारत में हॉकी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए बनाया गया संगठन है, ठीक है। नेक्स्ट है, देवेंद्र झाझड़िया किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, बैडमिंटन, मुक्केबाजी या भाला फेंक? तो देखिए, ये जो देवेंद्र झाझड़िया है ये राजस्थान के है और ये एक पैरा खिलाड़ी है भारत के, है ना, यानी कि विकलांग या दिव्यांग खिलाड़ी है, और ये भाला फेंक या जेवलिन थ्रो में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक भी दिलाया हुआ है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई दफ़ा पूछा भी गया क्वेश्चन से, तो याद रखिएगा। एक्चुअली ये भाला फेंक करते हैं और इनका एक हाथ नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भारत के पैरा जेवलिन थ्रो प्लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा? तो ये अनुच्छेद 43A में मेंशन है दोस्तों, ठीक है, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद 43A, जो कि 42वें संविधान संशोधन से एड ऑन किया गया था। तो इसके अंतर्गत उद्योगों के प्रबंधन में जो श्रमिकों की भागीदारी है उसको सुनिश्चित करता है, यानी कि जो भी वर्कर्स वगैरह फैक्ट्री या उद्योगों में कार्य करते हैं उनसे रिलेटेड उनको जो रूल्स वगैरह बनाए जाएंगे वो उसकी बात हो रही है। जैसे कि हम जानते हैं अनुच्छेद 56 से 36 से 51 तक के राजनीति के निदेशक तत्व बनाए गए हैं, जिसमें राज्य जो भी व्यवस्था करते हैं उनके बारे में बातें की गई है, तो इसी के अनुच्छेद 43A में ये मेंशन है, ठीक है। ये जो 43A है ये अमेंडेड है, मतलब इसको अमेंड करके जोड़ा गया है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है। ये जो 42वां संविधान संशोधन है उसके तहत ही एड ऑन किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 74, 53, 57, 84? तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में दोस्तों, ठीक है। और ये जो था उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो उनके नाम पर ही ये था, विलियम पिट थे वहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो उन्होंने जो एक्ट संशोधित करके भारत में भेजा था कंपनी रूल्स के तहत, तो वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। 1784 ईयर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मशास्त्र है? भगवद गीता, मेघदूत, अर्थशास्त्र या शकुंतला? तो देखिए, आप जानते भी होंगे इसे, भगवद गीता है जो कि धार्मिक शास्त्र है एक। मेघदूत तो कालिदास का रचित एक कालिदास की रचना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। और शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास द्वारा लिखित है, उसके पात्र है एक, ठीक है। तो आपको याद रखना है भगवद गीता है। और गीता के बारे में आप जानते ही होंगे दोस्तों कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का आंसर चाहिए हो लाइफ में तो आपको गीता पढ़नी चाहिए, इस टाइप से। एक चीज़ याद रखिएगा, गीता में 18 अध्याय है और 700 के लगभग श्लोक है, ठीक है, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कम है? और देखिए, भारत, पाकिस्तान, जापान या चीन, इनकी बात करेंगे तो देखिए भारत, जापान और चीन ये तो बड़ी कंट्रीज़ हैं, इनकी जीडीपी मतलब ये टॉप 5 में आते हैं, ऐसे देश है। और पाकिस्तान है जिसकी जीडीपी ही कम है, तो उसका औद्योगिक क्षेत्र का योगदान भी कम ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर पाकिस्तान होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जीडीपी वाइज जो टॉप 5 कंट्री है तो उनमें सबसे पहले तो अमेरिका आता है, फिर आता है सेकंड पे चाइना, फिर थर्ड पे आता है जर्मनी, और फोर्थ पे आता है जापान, और फिफ्थ पे आता है इंडिया। देखिए, जो पहले दो है अमेरिका और चाइना, ये तो लगभग फिक्स ही है, क्योंकि इनकी
जीडीपी काफ़ी ज़्यादा है अमेरिका की और चाइना की, लेकिन जो जर्मनी, जापान, इंडिया है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, होते भी रहते हैं क्योंकि इनकी जीडीपी में बहुत कम अंतर है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 5 कंट्रीज जीडीपी वाइज भी। अगला है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? और देखिए, राजनीति के नीति निर्देशक तत्व ये हमने लिए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, आयरिश संविधान से, तो ये याद रखिएगा। और बात करें इसमें ऑप्शन वाइज बात करें तो फ्रांसीसी संविधान से हमने लिया था। रिपब्लिकन यानी कि गणतंत्र की अवधारणा ये जो थी ये हमने फ्रांस से ली थी। अमेरिकी संविधान की बात करें तो मौलिक अधिकार लिए हैं हमने अमेरिका से। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनसे रिलेटेड इनके कार्य और इन पर महाभियोग, ये सब हमने अमेरिका से लिया है। इवन प्रस्तावना भी जो है संविधान की, ये भी अमेरिका संविधान से ली गई है। और आयरिश से अपना वो हो गया डीपीएसपी, यानी कि जो अपना क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व। और डी जो है ऑस्ट्रेलियाई संविधान, इससे अपन ने लिया था समवर्ती सूची, जो कॉन्करेंट लिस्ट है संविधान की, ये ऑस्ट्रेलियाई संविधान से अपनाई गई है। और जो एक होता है ना अनुच्छेद 108 के तहत जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है, ये भी ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको याद होने चाहिए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारत में तांबे के भंडार वाले क्षेत्र है? तो देखिए, खेतड़ी और कोलियान, सिंगरौली या सिंगरैनी, पेंच और कान्हन, या झरिया और रानीगंज। तो देखिए, तांबा जो पाया जाता है ये खेतड़ी और कोलिहान, ये जो राजस्थान की माइंस है, यहाँ पर बहुतायत में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये तांबे के भंडार खेतड़ी और कोलिहान में है, ठीक है। बात करें सिंगरौली की तो ये एमपी में है और ये थर्मल पावर प्लांट के लिए जाना जाता है, मतलब कोयला और बिजली संयंत्र वगैरह का काफ़ी बड़ा प्लांट है सिंगरौली में, ठीक है। एमपी में पड़ता है ये, याद रखिएगा। और ये ऑप्शन है पेंच और कान्हन, तो ये तो राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों के लिए फेमस है, ठीक है। ये भी एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर्स में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है झरिया और रानीगंज, तो ये जो है ना झरिया और रानीगंज, ये कोयला माइंस है, ठीक है। झरिया पड़ता है आपका झारखंड में और रानीगंज पड़ता है कलकत्ता या पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारी फैक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ताज का क्राउन शासन शुरू हुआ? तो देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसके बाद इतना जो रोष उभरा था 1857 की, तो इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया, उनका शासन समाप्त कर दिया, और डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश जो क्राउन के तहत भारत में शासन होने लगा था। सीधे इंग्लैंड से भारत पर शासन होता था, ठीक है। भारत में वायसराय अपॉइंट कर दिया गया था और उनके माध्यम से ब्रिटिश क्राउन या जो वहाँ के राजा हुआ करते थे वो भारत में शासन करते थे। तो ये 1858 का भारत सरकार अधिनियम था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखिए, ये तो आप एकदम रट डालिएगा, ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये भारत का अक्षांश है। इसके साथ ही साथ आपको भारत का देशांतर भी याद होना चाहिए, जो कि है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से है 97 डिग्री 85 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामले में सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए, ऑप्शन है अनुच्छेद 50,
29, 34 या 41। तो इसमें से जो अनुच्छेद 41 है ना दोस्तों, ये राज्य को काम करने और मतलब शिक्षा वगैरह और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता इनसे रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है। जैसे देख लीजिए, जो शिक्षा के लिए काम करने का कार्य राज्य का है, राज्य सरकारें देखती है ना ये सारे काम। और जैसे सार्वजनिक सहायता प्रदान करना, जैसे कोई गरीब वगैरह है तो उनके लिए राशन पानी की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें तो ये अनुच्छेद 41 में ये सब चीज़ें मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन वाइज आर्टिकल देखें तो अनुच्छेद 50 जो है ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से रिलेटेड है। अनुच्छेद 29 ये जो है ये अल्पसंख्यकों के हितों से रिलेटेड है। अनुच्छेद 34 जो है इसमें तो मार्शल लॉ के बारे में है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 41 याद रखिएगा, जो सार्वजनिक सहायता या काम करने, शिक्षा पाने से रिलेटेड मामलों में राज्य को के लिए है। ठीक है, अगला है दीप्ति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए इसकी जो दीप्ति तीव्रता की एसआई इकाई है ये केल्विन, कैंडेला, जूल, वाट, कैंडेला होती है। ठीक है, आपको याद रखना है दीप्ति तीव्रता की एसआई यूनिट कैंडेला है। ऑप्शन वाइज देखें तो केल्विन तापमान या टेम्परेचर की इकाई है, कैंडेला अपनी दीप्ति तीव्रता की हो गई, जूल जो है ये ऊर्जा या कार्य की इकाई होती है, और वाट जो है ये इलेक्ट्रिक पावर या शक्ति, इसकी इकाई वाट है। ठीक है, तो सारे ही याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस राष्ट्रीय नेताओं ने की थी। तो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसका श्रेय जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को। ठीक है, आपको याद रखना है ये सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। एक चीज़ और याद रखिएगा, 1949 में ही ये जो भारतीय कांग्रेस है उसके उनके अध्यक्ष हुए थे, अध्यक्ष का चुनाव जीते थे 1939 में। और इन्होंने गांधी जी द्वारा जो उनका कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को बनाया था उनको हराया था। ये फैक्ट भी पूछा गया है, इसलिए इसे भी याद रखिएगा। बाकी फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया था। नेक्स्ट है भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1992 से 1997 तक का। ठीक है, और जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं ये होते प्रधानमंत्री। और तो इनके थे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, 1992 में भारत में उदारीकरण आया था, यानी कि तब थे अर्थशास्त्री जो भारत के मतलब जो वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह। ये इन्होंने ही उदारीकरण लेकर आए थे भारत में। और तो जो ये पंचवर्षीय योजना थी ना 92 से 97 के बीच में, ये पूरी फोकस थी भारत को मतलब अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए ही। उस समय क्या हुआ था, मंदी का दौर चल रहा था, अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ाई हुई थी। तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने भारत में उदारीकरण की नीति लाई। इसके तहत ये होता था कि जो उद्योग वगैरह लगाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस में काफ़ी सुधार किए गए थे। ठीक है, इसके तहत भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ठीक होती गई। तो जो अब डॉक्टर मनमोहन सिंह है इनको इनका क्रेडिट जाता है, और ये 2024 में एक्सपायर भी हुए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, आप सारी चीज़ों को। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होने हेतु न्यूनतम निवास अवधि कितनी होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि अगर आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त करना है और आप कहीं और से आकर बसे हो तो कम से कम आपको भारत में 7 साल तक के समय तक के रहना होगा, उसके बाद आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, ये जो 1955 का भारतीय नागरिकता अधिनियम था उसके तहत ये
बात उसमें मेंशन है, ठीक है। 7 वर्ष आपको याद रखना है। अगला है, किसने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लिखी है? तो ये जो बुक है ये किरण देसाई की है दोस्तों, ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो कि रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं 2024 के एग्ज़ाम्स में, और ये आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट होंगे, और इससे ये हमको एक आइडिया भी देता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ताकि जब हम फर्दर स्टडी करें तो एक आइडिया लेकर जाए, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और इसी तरह के फैक्ट्स के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।